हेलो बच्चों। बेटा आज की क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपकी 3D की। हमारे कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के रह गए हैं, वो आज हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे आज की क्लास में। आज हम कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो एज इट इज़ तो आप यूँ कहो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, बट रिलेटेड ही हैं। ठीक है, कुछ हम फॉर्मूले बनाएंगे, खुद डिराइव्ड फॉर्मूले होंगे जिनसे आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं, पहले भी आ चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे, तो वो आप इजीली कर पाओगे। बट आप लोग समझ जाओगे तो खुद भी बना लोगे, पर कई बार बच्चों को दिक्कत आ जाती है। तो जितने भी पॉसिबल केसेस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सबके लिए मैं आपको फॉर्मूले बनाने यहाँ पे सिखाऊंगा आज। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा है कि लाइन की इक्वेशन जनरली हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, आर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा बी वैक्टर। पर वो तो तब निकाल पाओगे ना जब आपको ए और बी वैक्टर सीधे सीधे गिवन होंगे। ऐसे ही जब आप प्लेन की इक्वेशन निकालते हो, जैसे ये फॉर्मूला है आर माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0, तो ये फॉर्मूला आप तभी लगा पाओगे जब आपको ए और एन सीधे सीधे गिवन हो। ठीक है, अब ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, लाइन की बात हो या प्लेन की, तो जो ए वेक्टर होता है ना वो तो गिवन होता है। जब लाइन की बात होती है ना, जनरली बी वेक्टर सीधे सीधे गिवन नहीं होता। ये कुछ ना कुछ ड्रामा कर देता है, क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाल देता है जहाँ से हमें बी खुद निकालना पड़ता है। ठीक है, ऐसी प्लेन की इक्वेशन जब निकालनी होती है तो एन सीधे सीधे गिवन नहीं होता, कुछ और डेटा दे रखा होता है जिससे हमें एन खुद निकालना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि बी वेक्टर यहाँ पे होता क्या था। बी वेक्टर याद है ना क्या होता था, पैरेलल वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो लाइन के पैरेलल हो। ऐसी एन वेक्टर यहाँ पे क्या होता था, नॉर्मल वेक्टर, है ना, यानी ऐसा वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो प्लेन के, परपेंडिकुलर वेक्टर। तो वही हम आज काफ़ी सारे केसेस डिस्कस करेंगे। और भाई फिर से कह रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स अच्छे से बनाना। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन 6-6 नंबर वाले आप 2-2 मिनट में कर दोगे। और समझ नहीं भी आए तो जो फॉर्मूले बनाऊंगा उनको चाहे रट लेना, काम बहुत आने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट्स बनाना भाई। करते हैं शुरू। तो भाइयों ये है आज का अपना पहला कंसेप्ट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ लाइन। कहने का मतलब है हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। जैसे मैंने यहाँ पे ये रेड वाली लाइन बना रखी है, इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। हमें एक पॉइंट गिवन है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट हमें गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है, हमें एक और लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये वाली लाइन की, जो कि पैरेलल है हमारी वाली लाइन के। ठीक है, समझ गए ना बात, कि एक लाइन हमें निकालनी है, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है। हमें क्या गिवन है, इस लाइन पे एक पॉइंट जो लाई कर रहा है, लाइन पास कर रही है जिस पॉइंट से, और एक और लाइन गिवन है, उसकी इक्वेशन गिवन है जो कि पैरेलल है हमारी रिक्वायर्ड लाइन के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपनी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, ये देखो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है भाई, रिक्वायर्ड लाइन, लाइन की इक्वेशन आपको पता ही है, आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होती है। ठीक बोल रहा हूँ, आपको पता है ए प्लस लैम्डा बी होती है। वेयर व्हाट इज ए, ए क्या होता है भाई, वेयर ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन। लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर, यानी इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो ए वेक्टर तो हमें मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया, ए वेक्टर तो भाइयों सीधा सीधा ही मिल गया, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। तो लाइन की इक्वेशन के लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर चाहिए थे, ए वेक्टर तो ये रहा, क्योंकि पॉइंट पता है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये लिया, उसी को ए मान लिया। अब हमें लाइन की इक्वेशन के लिए चाहिए बी वेक्टर, और बी वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो हमारी लाइन के पैरेलल हो, है ना, चाहे डायरेक्शन उसकी इधर हो, इधर हो, लेंथ कितनी भी हो, बस हमारी लाइन के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है भाई, ये b1 क्या है उस लाइन में, इस लाइन की इक्वेशन में ये b1 क्या है, b1 एक ऐसा वेक्टर नहीं होगा क्या जो इस लाइन के पैरेलल होगा। जब आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन होती है तो उसमें ये जो वेक्टर है ये क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल। यानी b1 वेक्टर कुछ ऐसा बना होगा, जो b1 वेक्टर है मित्रों वो कैसा रहा होगा, कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है कि नहीं है, थोड़ा पैरेलल बना दें,
अब बन गया शायद, ठीक है चला लो काम भाई। ठीक है, ये क्या बना दिया हमने, ये हमने भाइयों मान लिया कि ये B1 वेक्टर है। मान सकता हूँ ना, ये जो लाइन थी B1 क्या होता है, पैरेलल वेक्टर। तो यहाँ रहा होगा कहीं, क्या पता डायरेक्शन यहाँ हो, कहीं भी हो सकती है, लंबा छोटा भी हो सकता है, उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। बस हमें इतना पता है B1 वेक्टर जो है वो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर होता है। अब ये जो B1 वेक्टर है इस लाइन के तो पैरेलल है, क्या रिक्वायर्ड लाइन के भी तो पैरेलल नहीं है? है, बिल्कुल है भाई मेरे। जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये B1 वेक्टर नीचे वाली लाइन के पैरेलल है गिवन वाली के, तो रिक्वायर्ड लाइन के भी तो पैरेलल होगा। तो जो हमें लाइन निकालनी है उसमें हमें एक B वेक्टर चाहिए था, कोई भी एक B वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो हमारी लाइन के पैरेलल हो। ठीक है, ये याद रखना, जब आप लाइन की इक्वेशन निकालते हो उसमें जो B वेक्टर चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर। उसकी लेंथ से या डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, बस पैरेलल होना चाहिए। तो ये B1 हमारी वाली लाइन के, रिक्वायर्ड वाली लाइन के पैरेलल ही तो है। तो यानी कि मैं B1 को B की जगह डाल सकता हूँ ना, तो ख़त्म कहानी। तो क्या करूँगा, B वेक्टर की जगह क्या डाल दूंगा, B1 वेक्टर। बस हो गया क्वेश्चन, निकल गई लाइन की इक्वेशन। ठीक है ना, फॉर्मूला तो यही लगा, A वेक्टर की जगह इसका पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का, और B वेक्टर की जगह पैरेलल वेक्टर डालना था। और क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल थी तो जो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर था वही इस लाइन का पैरेलल वेक्टर बन गया, है ना। तो क्या करा हमने, ये जो B1 है इसको कहाँ डाल दिया हमने, B की जगह, ख़त्म हो गया भाई। तो ये था फर्स्ट केस, ये थोड़ा इजी था। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा मित्रों, ठीक है, बढ़ते हैं अगले केस की ओर। पर उससे पहले इसको नोट करना, तब आगे बढ़ना। इसको नोट करके अच्छे से पढ़ना, भेजे में घुसना चाहिए, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, बढ़ते हैं। हाँ तो भाइयों, ये है अगला केस, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। फिर से हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट दिया होगा लाइन पे, एंड परपेंडिकुलर टू अ प्लेन। मतलब ये जो हमारी लाइन है वो एक प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है रेड वाली की, और हमें एक पॉइंट गिवन है लाइन पे जो लाई कर रहा है, और एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है, एक प्लेन की ऐसे इक्वेशन गिवन है, और हमें ये दे रखा है कि ये जो लाइन और प्लेन है आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है भाइयों, ये मैंने क्या दिखाया, ये लाइन प्लेन को बीच में से प्लेन के बिल्कुल छेद करती हुई नीचे जा रही है ऐसे, ठीक है ना। तो ये लाइन और प्लेन आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। हमें प्लेन की इक्वेशन पता है ये, और लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है। अब लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये है कहानी। ठीक है, अब निकलेगी कैसे लाइन की इक्वेशन, तो लाइन की इक्वेशन तो फिर से वही निकलेगी, a प्लस लैम्डा बी। भाई फॉर्मूला तो यही लगेगा लाइन की इक्वेशन में, चाहिए a वेक्टर और b वेक्टर। a वेक्टर तो याद है, पॉइंट दिया हुआ है तो इससे a वेक्टर बन जाएगा, है ना। इसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को ही तो a वेक्टर कहते हैं। तो भैया a वेक्टर तो अपने को मिल गया, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। ठीक है भाइयों, z1 k कैप, a वेक्टर तो मिल गया। अब चाहिए b वेक्टर, और क्या था भाइयों b वेक्टर, लाइन की इक्वेशन में b वेक्टर क्या है, इस लाइन के लिए b वेक्टर क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर जो इस लाइन के पैरेलल हो, उसको हम b कह देंगे, है ना। तो अब हमें बस एक वेक्टर ढूंढ के लाना है जो इसके पैरेलल हो। अच्छा, अब आपको भाइयों इस प्लेन की इक्वेशन गिवन है, ये रही। प्लेन की इक्वेशन में n पता है मित्रों क्या होता है, प्लेन की इक्वेशन में n वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना। ये n वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ भाइयों, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि n वेक्टर कुछ ऐसा रहा होगा। बोलो कह सकता हूँ कि नहीं, कह सकता हूँ क्या मैं इसको n वेक्टर कह सकता हूँ मित्रों, बोलो। ये वेक्टर जो हमने बनाया है ये हमने प्लेन के परपेंडिकुलर बना दिया, तो हम इसको n वेक्टर कह सकते हैं ना। अब बच्चे कहेंगे सर यहीं थोड़ी होगा, कहीं भी प्लेन पे हो सकता है। तो ठीक है भाई, क्या दिक्कत है, यहाँ बना लो, क्या दिक्कत क्या है उसमें। बच्चे कहेंगे सर थोड़ा छोटा भी हो सकता है, तो थोड़ा छोटा बना लो, क्या दिक्कत है। बच्चे कहेंगे सर डायरेक्शन उल्टी भी जा सकते हो, तो उल्टी बना लो, इसमें क्या दिक्कत है भाई, कहीं भी बना लो मेरे भाई। तो ये चारों जो हमने बनाए हैं आप कोई भी देख लो, सब के सब लाइन के तो पैरेलल ही है ना मित्रों, सब के सब लाइन के क्या हैं, पैरेलल भाई।
तो जब ये सब लाइन के पैरेलल हैं और मुझे लाइन की इक्वेशन में एक बी वेक्टर चाहिए था जो कि लाइन के पैरेलल हो, तो इसी को बी समझ लेता हूँ ना, ये पैरेलल तो है लाइन के, तो मिल गया लाइन के लिए बी वेक्टर। हो गया काम भाई, हो गया काम। तो बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? एन वेक्टर के। ठीक है ना। कई बार बंदे कहते हैं क्या पता बी वेक्टर लंबा होता है इससे, एन से। अरे भाई मेरे क्या हो गया, लंबा है तो बी क्या हो जाएगा, इसके कुछ टाइम्स हो जाएगा, के टाइम्स। तो तभी तो यहाँ पे लैम्डा लगाया है। लैम्डा हो, लैम्डा इंटू के हो, कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको बताया था, आपने जब लाइन की इक्वेशन में बी वेक्टर डालना है, उसकी लेंथ या डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, वो बस पैरेलल होना चाहिए लाइन के। तो ये लाइन के पैरेलल ही तो दिख रहा है, तो इसको डालो ना बी की जगह, सीधा ही ख़त्म, निकल गई लाइन की इक्वेशन। ए मिल गया, बी मिल गया, दोनों पुट करो, ख़त्म। ठीक है भाई, बढ़े अगले केस की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो भाइयों, अब ये थोड़ा केस बढ़िया है। कह रहा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालो पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट से पास कर रही है। जैसे कि ये मैंने रेड वाली लाइन बनाई है, इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है और ये एक पॉइंट से पास कर रही है। ये पॉइंट हमें दे रखा है जो लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स। क्या कह रहा है, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो और दो लाइन्स हमें दे रखी है, उनके परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। जैसे मैंने ये फिगर बना रखी है कि रेड वाली लाइन मान लो हमें निकालनी है और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की हमें इक्वेशन दे रखी है। ये वाली जो लाइन है ये भी हमारी रिक्वायर्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है ये भी हमारी रिक्वायर्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है। इन दोनों के बीच में आपस में कुछ भी एंगल हो सकता है। यहाँ तो जैसे फिगर में आपको 90 दिख रहा है, ये थोड़ी सी अगर हम यहाँ को भी मोड़ दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 3D में देखो। तो इनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको ये लेना देना है कि ये जो हमें काली वाली दोनों लाइनें दे रखी हैं, गिवन लाइन्स, ये लिखा है ना मैंने, लाइन 1 और लाइन 2, ये दोनों हमें गिवन है। हमें बस ये लेना देना है कि ये दोनों जो लाइनें हैं वो हमारी वाली जो लाइन है उसके दोनों की दोनों कैसी हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये लाल वाली की, और ये नीचे वाली दोनों की इक्वेशन हमें पता है, ये मैंने लिख दी। ऐसे कुछ ना कुछ दी होगी ना एग्जाम में। ठीक है। यहाँ पे तो कुछ भी लिख सकते हो। बच्चे कहते हैं सर लैम्डा होता है, भाई लैम्डा हो कुछ भी हो, बात तो एक ही है, कांस्टेंट होता है ना बस। तो ऐसे दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। चलो निकालते हैं। अब भाई मान लो अपनी रिक्वायर्ड वाली लाइन की इक्वेशन वही है फिर से, r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। यही है ना अपनी, तो लाइन की इक्वेशन तो होती है, ऐसी ही शक्ल है उसकी। लाइन की इक्वेशन की शक्ल तो ऐसी ही होती है बस। ए चाहिए, बी चाहिए, कहानी ख़त्म। एक है, एक पॉइंट पता हो तो काम ख़त्म, है ना। लाइन के ऊपर पॉइंट आपको पता है तो इसी का पोजीशन वेक्टर ए होता है। तो ए तो मिल ही जाता है इजीली, ए तो मिल ही जाता है, ए में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए तो हमें मिल गया, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। अब क्या चाहिए मित्रों? अब चाहिए बी। बी यानी ये जो लाइन हम निकाल रहे हैं इसके पैरेलल कोई वेक्टर चाहिए हमको। अब वो कहाँ से लाएंगे ये देखो। सबसे पहले भाई ये लाइन की इक्वेशन हमको पता है, ये रही। ठीक है। और लाइन की इक्वेशन में आपको पता है ये जो वेक्टर होता है ये क्या होता है, लाइन का पैरेलल वेक्टर। यानी ये जो b1 है वो इस वाली लाइन के कहीं ना कहीं पैरेलल रहा होगा। कहीं भी ले सकते हैं, फिर तुम ले सकते हैं ना, तो ले लेते हैं। मान लेते हैं ऐसा रहा है b1, ये b1 वेक्टर है। ठीक है। इस वेक्टर को हमने b1 मान लिया कि इस लाइन के पैरेलल है। अब पैरेलल बना है नहीं बना है इतनी टेंशन मत लेना भाई, इतनी सुंदर ड्राइंग ना मैं बना सकता हूँ ना इतना टाइम ख़राब करने का मेरा मन है। ये लाइन है, इसके पैरेलल ये वेक्टर बनाया तो मैंने कह दिया क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर है तो ये b1 है। ठीक है। ऐसी ये लाइन है, अब इसके पैरेलल वेक्टर b2 होगा, है ना। तो इसके पैरेलल b2 बना देता हूँ यूँ। ठीक है, बना दो, ये हो गया b2। ठीक है मित्रों, एक वेक्टर बना दिया b2 जो कि इस लाइन के पैरेलल है, ये b1 जो कि इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है। अब आपको ये b1 पता है, b2 पता है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन आपको क्वेश्चन में पता होंगी। अब अगर आप इन दोनों वेक्टर्स का भाइयों क्रॉस निकाल दो तो क्या आएगा पता है आपको? यदि आप b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो तो मित्रों क्या आएगा? जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो मेरे भाइयों तो क्या आता है? एक ऐसा वेक्टर आता है जो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। पढ़ चुके हो? जब हम किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक तीसरा वेक्टर आता है जो उन दोनों के क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक बात है, बढ़िया।
तो यानी कि अगर मैं इन दोनों का क्रॉस कर दूं तो मुझे कुछ एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, जो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी, है ना। ये क्या मिला है, b1 क्रॉस b2, ठीक है। इस b1 का और b2 का क्रॉस करा तो एक वेक्टर मिल गया परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर। अब ये जो b1 क्रॉस b2 आया है मेरे भाई, ये रेड वाली लाइन के पैरेलल नहीं दिख रहा क्या तुमको, दिख रहा है ना। तो ये रेड वाली लाइन के पैरेलल है, तो इसको रेड वाली लाइन के लिए b मान लेता हूँ, है कि नहीं। ये जो अपनी रिक्वायर्ड लाइन है इसमें हमको b चाहिए था, एक ऐसा वेक्टर जो इसके पैरेलल हो। तो ये अपनी रिक्वायर्ड लाइन थी, इसके पैरेलल ये दिख नहीं रहा क्या भाइयों, चमक रहा है ना इसके पैरेलल, तो ये b बन जाएगा ना, बस हो गई कहानी खत्म। तो b की जगह क्या डालेंगे हम, b की जगह डालेंगे b1 क्रॉस b2, खत्म। ये जो दो लाइंस दे रखी होंगी, इन दोनों लाइंस के b वेक्टर उठाएंगे, उन दोनों के b का क्रॉस करेंगे और उन दोनों के b के क्रॉस को क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका b बना देंगे उससे। और a तो पहले ही पता था, पॉइंट पता था, निकल गई लाइन की इक्वेशन, ख़त्म। तो बढ़ते हैं मित्रों अगले कंसेप्ट की ओर। हाँ तो भाइयों अगला केस हमारे सामने आता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू टू प्लेन्स। ध्यान से समझेंगे, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये जो मैंने ब्लू वाली लाइन बनाई है रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, हमको इसकी इक्वेशन निकालनी है। और कह रहा है ये जो लाइन है वो दो प्लेन्स के पैरेलल है। एक मैंने देखो ये वाला प्लेन बनाया है, दिख रहा है लाइन और प्लेन पैरेलल है कि नहीं दिख रहा भाई, अब दिख जाएगा शायद, देखो अब दिख रहा है। अगर मैं इसको इससे जोड़ दूँ और इसको इससे, तो क्यूब टाइप सा नहीं दिख रहा तुमको, अब एक दिख रहा है कि ये वाली जो लाइन है वो हमारे इस वाले प्लेन के क्या होगी, पैरेलल, ठीक है। ऐसे लिख दूँ ABCDEF। अगर आपसे कोई पूछे कि EF, ध्यान से देखो EF जो है क्या वो ABCD जो प्लेन बन रहा है उसके पैरेलल है ना। EF जो लाइन है वो ABCD प्लेन के पैरेलल है, ऐसे देखना, ठीक है। कि ये जो ब्लू वाली लाइन है ये जो हमने प्लेन बनाया है इसके पैरेलल है। यूँ मत सोचना इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये थोड़ी बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ इससे, ठीक है ना। थोड़ा सा सोच लाओ अपनी 3D। तो अब ये वाला जो प्लेन दिख रहा है ये ब्लू वाली लाइन के कैसा है, पैरेलल। और ये वाला भी जो प्लेन दिख रहा है वो भी ब्लू वाली लाइन के कैसा है, पैरेलल। तो हमको ये वाले प्लेन की और ये वाले प्लेन की इक्वेशन, दोनों की इक्वेशन दे रखी है और हमें अपनी ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है मित्रों। बेटर विजन के लिए मैं एक चीज़ बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है मित्रों। अब आप देख सकते हो कि जो हमारी लाइन है, ये जो हमारी लाइन बन रही है भाइयों, ये इस वाले प्लेन के पैरेलल है, दिख रही है ना। और ये जो हमारी लाइन बन रही है ये इस वाले प्लेन के भी क्या है, पैरेलल है, दिख रही है ना। ब्लू वाली जो लाइन है वही इस प्लेन के क्या है, पैरेलल। तो ये दोनों प्लेन्स की इक्वेशन हमको पता है। ये जो प्लेन बन रहा है ना इन 4 पॉइंट से, ये प्लेन, इसकी इक्वेशन ये गिवन है। और ये जो प्लेन बन रहा है इसकी इक्वेशन भी गिवन है। लाइन की फाइंड करनी है, लाइन पे पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो वही लाइन की इक्वेशन तो अपने को पता ही है, R = A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, वही लगेगा फॉर्मूला। तो अब पहले चाहिए A, तो A तो ये रहा, पॉइंट पता है ना, A पता लग गया, ठीक है। लिख दूँ कि A तो मिल गया भाइयों, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, मिल गया कि नहीं, क्या मिल गया भाइयों, A मिल गया ये, ठीक है। चलो बधाई हो। अब क्या चाहिए और अपने को चाहिए B, यानी एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाइयों। इस प्लेन की इक्वेशन आपको दी हुई है, ये रही, ठीक है। इस प्लेन की इक्वेशन में ये n क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो इस प्लेन के क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर, है ना। ऐसे ले सकता हूँ, क्या ये वेक्टर आपको दिख रहा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, नहीं दिख रहा, यहाँ देख लो। अगर मैं इसी को मान लूँ n वेक्टर, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है क्या भाई, ये एंगल 90 है ना, दिख रहा है।
तो मान लो ये n वेक्टर है इसका, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है प्लेन के, ठीक है। और ऐसे ही ये वाला एक प्लेन है, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, n2। तो ऐसे कुछ ले लूँ क्या, देखो बनाता हूँ, चलो ध्यान से देखना भाइयों, बिल्कुल ध्यान से। एक ये बनाया आपने, एक हमने बना दिया मित्रों ये, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 बना मान लिया हमने, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, सही है ना। ये भी तो एन ही हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर। भाई इस प्लेन के परपेंडिकुलर निकालना है ना एक वेक्टर, ये रहा, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है, ये रहा। ये 90 दिख रहा है ना एंगल, ये भी 90 दिख रहा है। तो इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसको क्या कह रहे हैं हम, n1। और इस वाले प्लेन का ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इसको क्या कह रहे हैं, n2। लिख देंगे नाम, लिख देते हैं, ये हो गया n1 और ये हो गया n2। अब मित्रों जब आप इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आता है, एक तीसरा वेक्टर जो दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना। इसका और इसका क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, एक तीसरा वेक्टर जो दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी कुछ ऐसा एक नया वेक्टर आ जाएगा, किससे, जब हम करेंगे n1 क्रॉस n2 करेंगे, इसका और इसका क्रॉस करा तो परपेंडिकुलर मिला, ये दिख रहा है ना, इसके परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, 3D है। तो ये आ गया n1 क्रॉस n2। अब अगर आप ध्यान से देखो अपनी लाइन को और इसको, ये दोनों पैरेलल हैं कि नहीं है मित्रों। ये जो हमारी ब्लू वाली लाइन है और ये वेक्टर आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो हमें मिल गया एक पैरेलल वेक्टर, और पैरेलल वेक्टर को हम क्या कहते हैं भाइयों, बी। तो बी मिल गया ना, बी मिल गया भाइयों, बधाई हो। तो बी क्या हो जाएगा, n1 क्रॉस n2। तो ये फॉर्मूले भाई अपने दिमाग में सेट कर लो, समझ आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद करो, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा कि दो प्लेन दिए होंगे ऐसे और एक पॉइंट दिया होगा, वो कहेगा वो जो दोनों प्लेन हैं वो लाइन के क्या हैं, पैरेलल, और पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है, तो लाइन की इक्वेशन निकालो। तो जब भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है और दो पैरेलल प्लेन्स दे रखे हैं, लाइन के पैरेलल, आपस में पैरेलल नहीं, प्लेन्स आपस में पैरेलल नहीं है, लाइन के पैरेलल है, तो आप क्या करोगे, उन दोनों प्लेन के n वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, और जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसको लाइन वेक्टर, लाइन का क्या बना दोगे, b वेक्टर, और पॉइंट आपको एक दिया ही होगा, उससे आपको क्या मिल जाएगा, a वेक्टर, लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी, ठीक है। तो जिनको ये समझ में आ रहे हैं बहुत बढ़िया भाई, वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और शायद मैं भी ठीक ठाक समझा रहा हूँ। जिनको नहीं समझ में आया तो मैं ही ख़राब समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं भाई, फिर याद कर लो क्योंकि पेपर में तो आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अभी तक ये जो हमने बातें करी हैं मेरे भाइयों, लाइन की करी हैं। अभी तक हमने देखो लाइन की इक्वेशन निकाली है, ये 4 केस हमने करे हैं। अब हम निकालेंगे प्लेन की इक्वेशन, ठीक है, और उसमें काफ़ी सारे केसेस हैं। लाइन में जनरली यही 4 नज़र आते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे प्लेन की ओर, बढ़ते हैं भाइयों। तो देखो भाइयों, अब आता है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इस बार हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट। देखो बाकी चीज़ तो पढ़ो ही मत, जब भी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और एक पॉइंट आपको गिवन है, तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा, जो कि है r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है भाइयों। एकमात्र यही फॉर्मूला यूज़ होता है जब आपको क्या गिवन हो, जब आपको एक पॉइंट गिवन हो प्लेन पे और प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो। तो पॉइंट को आप क्या लिख देते हो, a वेक्टर, ठीक है। अब जैसे कि हमें ये प्लेन निकालना है, ये लिखा है ना मैंने रिक्वायर्ड प्लेन, और एक पॉइंट गिवन है इस प्लेन के ऊपर ये, और क्या गिवन है, एंड पैरेलल टू अ प्लेन। यानी कि ये जो हमारा प्लेन है जो हमें निकालना है, एक और प्लेन हमें ऐसे गिवन है, ये मैंने लिखा है ना गिवन प्लेन, ये दोनों प्लेन्स आपस में पैरेलल है, ठीक है। इस वाले प्लेन की इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, इस वाले प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है, और इस पर एक पॉइंट भी गिवन है, ठीक है। समझ गया ना क्वेश्चन क्या है, दो पैरेलल प्लेन गिवन है, एक प्लेन की इक्वेशन आपको निकालनी है, एक की आपको गिवन है, जिसकी इक्वेशन आपको निकालनी है उस पर एक पॉइंट भी गिवन है। तो क्योंकि पॉइंट गिवन है तो फॉर्मूला यही लगेगा। काफ़ी सारे केसेस हम पढ़ेंगे अभी आगे, सब में फॉर्मूला यही लगेगा।
जब भी एक पॉइंट प्लेन पे गिवन है तो यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ए वेक्टर हमें मिल गया ये, ठीक है ना, ए वेक्टर तो मिल गया भाइयों। क्या हो गया, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। ये जो पॉइंट होता है इसी के पोजीशन वेक्टर को हम कह देते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर मिल गया। अब हमें प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, एन वेक्टर। बस इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए, वो मिल गया तो कहानी खत्म है, ठीक है। वो यहाँ पे डाल देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। चलो अब देखो भाइयों, आपको ये प्लेन की इक्वेशन तो पता है, ये रही, इस वाले प्लेन की इक्वेशन ये रही ना। और प्लेन की इक्वेशन में n1 क्या होता है भाई, एक ऐसा वेक्टर जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक बात है कि नहीं है, बना दें। चलो ये हमने मान लिया ऐसा कुछ कि ये n1 वेक्टर है, ठीक है। हमने एक वेक्टर बना दिया जो कि प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। हमने कह दिया जी ये n1 है, ठीक है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये इसके लिए नॉर्मल वेक्टर नहीं बन सकता? आपने फ्री वेक्टर पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, फ्री वेक्टर। आप खुद सोचो, अगर आप इसी के पैरेलल सेम इसी की डायरेक्शन में यहाँ पे एक वेक्टर बना दो, तो क्या उसको n1 नहीं कहोगे आप? क्या दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है? अगर इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, लेंथ भी बराबर है, तो इक्वल वेक्टर हो गए ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे भी एक वेक्टर बना दूं नया, कि दोनों की लेंथ सेम है और डायरेक्शन सेम है, तो उसको भी तो मैं n1 ही बोलूँगा। और नहीं बनाना चाहते तो आप फ्री वेक्टर ही तो पढ़ रहे हो। फ्री वेक्टर का मतलब क्या है, इसको उठा के जहाँ मर्जी ले जाओ, कि भैया इसको उठाओ और यहाँ ला के रख दो। नहीं, यही तो मतलब होता है फ्री वेक्टर का, कि कहीं भी ले जाओ, फ्री वेक्टर है भाई। तो n1 उठ के किधर आ गया, इधर आ गया, ये लो। तो यानी कि जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा। और वैसे भी बच्चों वाली बात है भाई, दो चीज़ें पैरेलल है भाई, तो जो इसके परपेंडिकुलर है वो अगर सीधा देखो आप तो इसके भी तो परपेंडिकुलर ही होगा। तो जो इसका नॉर्मल वेक्टर है उसको आप इसका भी नॉर्मल वेक्टर मान सकते हो, सही है। तो क्योंकि आपको n1 पता है, तो आप n1 को कहाँ डाल दोगे, n की जगह। ये जो n1 है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो इसके भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। जो इसका नॉर्मल वेक्टर है वो इसके लिए भी नॉर्मल वेक्टर माना जा सकता है। तो भाइयों इस n1 को डाल दो n की जगह, खत्म हो गया क्वेश्चन, बधाई हो। n वेक्टर की जगह क्या करोगे, n1, यानी जो प्लेन आपको निकालना है, ए वेक्टर आपको मिल गया इस पॉइंट से, ये रहा, और n वेक्टर भी आपको मिल गया जो पैरेलल प्लेन गिवन था उसका n वेक्टर। दोनों के n वेक्टर एक ही बात है। तो पैरेलल प्लेन के n वेक्टर को अपने रिक्वायर्ड प्लेन का n वेक्टर मानो, यहाँ पे दोनों पुट करो, निकल गई प्लेन की इक्वेशन। बड़े भाइयों आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अगला टॉपिक है अपने सामने ये, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। फिर से एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, है ना। फिर से प्लेन निकालना है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन। यानी जैसे कि मैंने ये फिगर बनाई है, ये हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। प्लेन पे एक पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है ना, प्लेन पे लाई कर रहा है, जो प्लेन उससे पास कर रहा है, एक ही बात है। और एक और लाइन है, देखो ये मैंने यहाँ दिखाया कि लाइन ने यहाँ पे प्लेन में छेद किया और ये इसके नीचे से यूँ निकल गई छेद करते हुए, ठीक है। तो ये लाइन जो है मेरे मित्रों भाइयों, ये लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के, ठीक है। ऐसा हमें गिवन है, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, गिवन लाइन लिखा है ना, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन गिवन है जो कि प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, और एक पॉइंट भी गिवन है प्लेन पे। तो अब इस प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है, और क्योंकि एक पॉइंट गिवन है तो फॉर्मूला तो वही लगेगा फिर से, जो अपना रिक्वायर्ड प्लेन होगा मित्रों वो तो वही होगा, r माइनस ए डॉट n इक्वल्स टू 0। बस अब अपने को क्या चाहिए, a और n, ये मिल गए, कहानी ख़त्म है कि नहीं। a तो दिख रहा है साफ साफ, क्या साफ साफ नहीं दिख रहा है ये क्या होता है, कितनी बार तो बता दिया पीछे भी, ये जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर। तो ए तो मिल जाता है साफ साफ, दिमाग लगाना ही क्या है, सीधा सीधा पॉइंट गिवन है उसी से वेक्टर बनाओ, ए लिख दो, ख़त्म। अब क्या चाहिए, एन। एन कहाँ से आएगा, एन क्या होता है भाइयों, एन एक ऐसा वेक्टर होता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, मतलब ऐसा कुछ चाहिए अपने को, ठीक है। लाते हैं, ये लाइन की इक्वेशन दिख रही है भाई, इस वाली लाइन की इक्वेशन दिख रही है क्या। लाइन की इक्वेशन में बी क्या होता है भाइयों, लाइन की इक्वेशन में बी होता है एक ऐसा वेक्टर जो लाइन के पैरेलल होता है, एक ऐसा वेक्टर जो लाइन के पैरेलल होता है भाइयों, जी हाँ, लाइन के पैरेलल। तो अगर मैं बी को ऐसा कुछ कह दूँ तो आप बुरा तो नहीं मानोगे इस बात का शायद,
कि मान जाओगे? ये जो लाइन है इसका जो B1 होता है वो लाइन के पैरेलल होता है, तो लाइन के पैरेलल नहीं है क्या? ऐसा ही तो कुछ रहा होगा, लाइन का पैरेलल वेक्टर है तो यही तो है पैरेलल। बच्चों के दिमाग में बस यही रहता है, सर छोटा भी तो हो सकता है, सर उल्टा भी तो हो सकता है। अबे कैसा भी है, लाइन के तो पैरेलल है ना, तो कहीं भी बना लो भाई। और अब आप इसको चाहे छोटा बना लो, चाहे आप इसको उल्टा बना लो, कैसा भी बना लो, प्लेन के तो परपेंडिकुलर ही बनेगा। प्लेन के तो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। और जब प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिल गया तो क्या मित्रों हम उसको n नहीं कह सकते? प्लेन की इक्वेशन में n क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर, यानी एक ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, जिसकी डायरेक्शन या लेंथ से हमें कोई लेना देना नहीं होता। याद रखना, फिर से कह रहा हूँ, जब भी हम प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं, n वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। बस हमें इसी बात से मतलब होता है कि वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। उसकी लंबाई यानी उसकी लेंथ क्या है, उसकी डायरेक्शन ऊपर जा रहा है वो नीचे आ रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। तो क्योंकि हमें एक ऐसा वेक्टर मिल गया है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसको हम n मान सकते हैं। तो ख़त्म भाइयों, काम हो गया। n की जगह क्या डालेंगे? B1। ख़त्म क्वेश्चन। a भी मिल गया, n भी मिल गया, पुट करो, इक्वेशन निकालो। सही है। तो जब भी एक लाइन दे रखी हो जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन के b को आप प्लेन का n मान सकते हो। और पॉइंट तो आपको गिवन ही था, तो a मिल गया। दोनों पुट करो, इक्वेशन आ गई। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। साथ साथ छापे जाना, कॉपी पे भी, दिमाग में भी, तभी आगे बढ़ना, तभी समझ आएगा, मज़ा भी आएगा आगे समझने में। तो बच्चों अगला टॉपिक आता है भाइयों, इस बार हमें फिर से एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट। वही बात हो गई, ठीक है ना? एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो फॉर्मूला तो हम फिर से क्या लगाएंगे? वही r-a.n=0। ठीक है भाइयों? तो ये हमारा प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। पॉइंट हमें प्लेन पे दे रखा है, और क्या दे रखा है? पैरेलल टू टू लाइंस। ये जो हमारा प्लेन है वो दो लाइंस के पैरेलल है, या यूँ कह लो दो लाइन है जो प्लेन के पैरेलल है, वो हमें गिवन है। जैसा कि मैंने आपको फिगर यहाँ पे थोड़ी बना के दिखाई है कि भैया ये देखो, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन आप मान लो पैरेलल है। मान लो, इसमें क्या दिक्कत है? मान लोगे ना कि दोनों प्लेन पैरेलल है। तो इस प्लेन पे जो लाइन है और इस प्लेन पे ये जो लाइन है, ये भी तो पैरेलल ही होगी प्लेन के। जब ये प्लेन ही पूरे के पूरे पैरेलल है, तो इस प्लेन पे आप जितनी मर्जी लाइनें बना लो, जैसी मर्जी बना लो, सब इस प्लेन के क्या होंगी? पैरेलल। तो अब ये दोनों लाइंस इस प्लेन के क्या है भाइयों? पैरेलल। और इन दोनों की इक्वेशन हमें पता है, लाइन 1 की भी, लाइन 2 की भी, और एक पॉइंट भी पता है इस प्लेन पे। और अब हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो ध्यान से समझेंगे भाइयों कैसे निकलेगी। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वही लगेगा, r-a.n=0। ठीक है कि नहीं? इक्वेशन तो भाइयों यही निकलेगी, यही निकलेगी इक्वेशन। क्या चाहिए? ए तो मिल गया, x1i कैप, y1j कैप, z1k कैप। ठीक है कि नहीं है? इससे हमें ए मिल गया। दूसरा क्या चाहिए भाइयों? दूसरा क्या चाहिए? ए जब मिल गया तो एन चाहिए ना, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए, इसके परपेंडिकुलर। कहाँ से लाएं? लाते हैं। ये भाई जो लाइन है, इसका बी वेक्टर पता है ना क्या होता है? जो इसके क्या होता है? पैरेलल। तो यानी कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है? ये B1 हो गया, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर बना दिया, B1 बोल दिया, ठीक है। B2 क्या है? इस लाइन के पैरेलल। ऐसे बना दूँ क्या? बना देता हूँ, ठीक है। ये B2 हो गया, ठीक है मित्रों। इस लाइन का जो B1 पैरेलल वेक्टर था वो ये बना दिया हमने। इस लाइन का जो B2 पैरेलल वेक्टर था ये बना दिया, इस लाइन के पैरेलल। अब भाइयों और बहनों, अगर मैं इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूँ, एक ऐसा वेक्टर नहीं आ जाएगा जो इसके परपेंडिकुलर है? बोलो। इसका और इसका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूँ, एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा ना जो दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर। 3D समझना, ठीक है ना? इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, एक ऐसा वेक्टर निकल जाएगा ना, तो मज़ा आ गया। फिर तो निकाल दो, ये क्या बन जाएगा? ये बन गया B1 क्रॉस B2, ठीक है। ये जो वेक्टर है क्या बन गया? B1 क्रॉस B2, यानी इन दोनों के परपेंडिकुलर।
और भाई जब ये प्लेन और ये प्लेन पैरेलल है तो B1 क्रॉस B2 जब इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसके भी तो परपेंडिकुलर होगा। और नहीं दिख रहा तो दिक्कत क्या है, ये जो वेक्टर है इसको उठा के यहाँ बना दो ना, फ्री वेक्टर ही तो पढ़ रहे हैं। और नहीं उठा के बनाना तो एक वेक्टर नया बना दो, यहाँ पे एक नया वेक्टर बना दो भाइयों। जितना ये है उतना ही लंबाई नापो, उतनी ही लेंथ नापो और सेम डायरेक्शन में यहाँ बना दो। तो जब लेंथ सेम डायरेक्शन सेम तो वेक्टर इक्वल हो गए ना। तो अगर इसका नाम B1 क्रॉस B2 है तो ये भी तो B1 क्रॉस B2 होगा कि ना ही होगा। तो ये आ गया B1 क्रॉस B2 और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिल गया, तो इसको n नहीं कह दूँ क्या, तो मिल गया n, खत्म। तो n क्या मिल गया, B1 क्रॉस B2, खत्म भाइयों। अब कई बच्चों का ये कहना होता है जो समझदार होते हैं कि सर ये जो दो लाइन दी थी, ये जो दो लाइन दी थी ये ज़रूरी थोड़ी है सेम ही प्लेन पे हो। सही बात है, क्या पता एक यहाँ और दूसरी ऊपर उस क्यू भी हो सकती हैं। अब अगर ऊपर भी होती तब भी बी वेक्टर तो ये बन ही जाता, तब भी इसके पैरेलल यहाँ भी तो बना सकता हूँ मैं। नहीं समझे, मान लो एक प्लेन और होता है, ऐसे तीनों पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये जो लाइन 2 है ये यहाँ ना होके यहाँ होती तो तब भी तो इसको मैं B2 लिख सकता हूँ। मान लो यहाँ पे एक हमने प्लेन बनाया, उसमें एक लाइन बनाई, तो क्या ये वाला वेक्टर इस लाइन के पैरेलल नहीं है ना। तो लाइन इधर है तो B2 तो तब भी मैं इधर ले सकता हूँ भाई। अगर ये B2 होता तो इसके पैरेलल ऊपर भी तो B2 बना सकता हूँ। तो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये लाइन 1 और लाइन 2 कोप्लेनर है कि नहीं है। बस इस बात से मतलब है कि दो लाइन अगर एक प्लेन के पैरेलल हैं तो उन दोनों लाइन के बी वेक्टर का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको अपने प्लेन का एन वेक्टर मिल जाएगा, यानी अपने प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। पॉइंट से आपको ए वेक्टर पहले ही मिला हुआ था, ए और एन दोनों मिल गए, दोनों डालो फॉर्मूले में, काम खत्म, आगे प्लेन की इक्वेशन। ठीक है भाइयों, तो इनको लिखते जाओ अपनी भाषा में जैसे तुम्हें लिखना है। और जिनको ये डेरिवेशन समझ नहीं आ रही तो ये फिगर फुगर मत बनाओ, अपना दिमाग मत ख़राब करो, ज़्यादा उलझो मत। बस क्या करो, सिर्फ एक लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखो, एक की इक्वेशन ऐसे लिखो, ये पॉइंट लिखो और सीधा ये तीन बातें लिखो कि ये फॉर्मूला लगाना है जी, और ए वेक्टर की जगह ये पॉइंट का वेक्टर बना के डालना है जी, और एन वेक्टर की जगह ये दोनों बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डालना है जी। ऐसे नोट्स बना लो जिनको ज़्यादा समझने का ना शौक है ना आ रहा है। जिनको आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अब देखो मेरे भाइयों, अब फिर से हमें प्लेन निकालना है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। फिर से एक प्लेन निकालना है, ठीक है। तो इस बार हमने प्लेन ये वाला लिया है, हमको ये वाला प्लेन निकालना है, ठीक है। ये प्लेन हमें निकालना है और इस पर हमें एक पॉइंट गिवन है, मार्क कर लो किधर भी क्या जा रहा है, x1 y1 z1, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे अभी तक यही समझ रहे हैं, अबे यार ये इतना गंदा क्यों लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख लें यार, x1 y1 और z1, ठीक है, समझ जाना। कुछ बच्चे अभी तक यही समझ रहे हैं एक्स वाई जेड एक्सिस है। अबे ये मैंने ऐसे ही बना दी है दिखाने के लिए 3D, एक्स वाई जेड एक्सिस मत समझना इनको, ठीक है। ये ऐसे ही मैंने 3D दिखाने के लिए एक चीज़ बना दी कि ये इधर है, ये इधर है और ये बाहर आ रहा है। तो अब हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, इस वाले की भाइयों, और इस प्लेन पे ये पॉइंट हमें गिवन है। तो जब हमें एक पॉइंट गिवन है तो फॉर्मूला तो फिर से हम वही लगाएंगे, कौन सा, r-a.n=0, यही लगाएंगे ना। और ए तो पता ही है क्या है, ए इस पॉइंट से बन गया तो ए तो लिख ही देता हूँ। अब आगे पढ़ता हूँ क्या कह रहा है वो। अब अपने को चाहिए एन, एन के लिए क्या दे रखा है, हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स। हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है इसकी, और हमें दो प्लेन्स और दे रखे हैं। ये देखो, एक प्लेन ये वाला इक्वेशन दे रखी है और एक प्लेन ये वाला, इसकी इक्वेशन भी दे रखी है। हमें दो प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी है, वो दोनों प्लेन हमारे वाले प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। दिख रहा है ना भाई, एंगल 90 दिख रहा है ना, एंगल 90। तो हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। दो प्लेन हमें ये नीले वाले दे रखे हैं जो हमारे वाले प्लेन के क्या हैं, परपेंडिकुलर। अब हम कैसे निकालेंगे इनकी इक्वेशन, वो हमें सोचना है। सोचो, तो क्या चाहिए, एन। अच्छा जी, तो भाइयों जब ये वाला प्लेन आपको पता है तो ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर इस वाले प्लेन के
परपेंडिकुलर क्या है n1, कहीं भी बना लो, यहाँ बना लो, ये लो परपेंडिकुलर ऐसे लेके, यहाँ बना लो ऐसे परपेंडिकुलर लेके, कहीं भी बना सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ऐसे बना दो, बनाना है तो बना दो कि भाई हमने क्या किया, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर बना दिया, इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी एक वेक्टर बना दिया, ये एंगल को 90 मान लो, इसको भी 90 मान लो। ठीक है, तो ये n1 हो गया ना ये, क्योंकि ये वेक्टर क्या है, इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया n1, इसको लिख दो n1, और ये हो गया n2, है ना, क्योंकि ये इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको। तो अब भाइयों जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, ये नहीं आएगा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आता है, परपेंडिकुलर वेक्टर, क्या आता है, परपेंडिकुलर। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्या पता दोनों की डायरेक्शन सेम थी कि नहीं थी, और वैसे भी क्रॉस निकालते हैं तो क्या करते हैं, को इनिशियल वेक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं, को इनिशियल। अबे तो भाई क्या हो गया, तू को इनिशियल ले ले, नेगेटिव कर लेगा इसको तो भी क्या होगा, या तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन आएगी या तो नीचे की तरफ आएगी, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा अपने को, ऊपर की तरफ कोई वेक्टर जा रहा हो या नीचे की तरफ, प्लेन के तो परपेंडिकुलर ही रहेगा तब भी, कि नहीं रहेगा, इनकी डायरेक्शन सेम हो चाहे उल्टी हो। मतलब अगर चाहे मैं इसका नेगेटिव ले लूँ इस तरफ जाते हुए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा या तो ऊपर की तरफ आएगा या तो नीचे की तरफ, दोनों ही हमारे प्लेन के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो कुल मिला के हमको इतना पता है कि जब भाई हम इन दोनों का क्रॉस निकालेंगे n1 और n2 का, तो हमको ये मिल जाएगा, इस n1 और n2 का क्रॉस निकालेंगे तो एक तीसरा वेक्टर मिल जाएगा जो n1 के भी परपेंडिकुलर होगा और n2 के भी, जिसको हम कहेंगे n1 क्रॉस n2। अब चाहे n1 क्रॉस n2 की डायरेक्शन इधर हो, चाहे n1 क्रॉस n2 की डायरेक्शन ऊपर हो, किधर भी हो, ये तो मैंने अभी एक बना दी, कहीं भी हो सकती है, ऊपर की तरफ भी नीचे की भी। अब चाहे ये नीचे आ रहा हो प्लेन की तरफ, चाहे ऊपर जा रहा हो, रहेगा तो प्लेन के परपेंडिकुलर ही ना, तो जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उसी को तो n बोलते हैं, तो मिल गया ना n, मिल गया ना n, कैसे, n1 क्रॉस n2 से ख़त्म, समझ गए। तो कहानी के अंत में पता क्या चला कि आपको कभी एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और दो प्लेन्स और दे रखे हैं जो कि परपेंडिकुलर है हमारे वाले प्लेन के, तो हम उन दोनों प्लेन के n वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब करेंगे तो हमें हमारे वाले प्लेन का n वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है भाइयों, ए वेक्टर हमें पहले से ही पता होगा हमारे वाले प्लेन का, तो हम इस फॉर्मूले से इक्वेशन निकाल देंगे, खत्म। जिनको ये सारी बात समझ में आती है ठीक है, नहीं तो मेरी ये बात लिख लिया करो जो एंड में बोलता हूँ कि जब भी, इसको ऐसे ही लिख लो बेशक, जब भी एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो और दो परपेंडिकुलर प्लेन दे रखे हों, तो दोनों प्लेन के n वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, जो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा उसको अपने प्लेन का n वेक्टर बना डालो। ए वेक्टर आपको पहले से ही पॉइंट से पता होगा, निकल गई इक्वेशन। आप ऐसे नोट्स भी बना सकते हो, बेटर समझ में आएगी जिनको डेरिवेशन समझ नहीं आ रही। ठीक है भाइयों, क्वेश्चन तब भी हो जाएगा, नंबर तब भी आ जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। तो अब देखो भाइयों, अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग टू नॉन पैरेलल लाइंस। नॉन पैरेलल को हम इंटरसेक्टिंग भी कह सकते हैं, एक ही बात है। क्यों, बच्चे कुछ ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं कई बार, सर नॉन पैरेलल है तो स्क्यू भी तो हो सकती हैं। अबे मैंने ये भी तो लिखा है प्लेन पे हैं दोनों लाइन, जब दोनों लाइन सेम प्लेन पे हैं तो या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी, स्क्यू तो नहीं हो सकती ना। तो क्योंकि दोनों लाइन एक ही प्लेन पे हैं और वो नॉन पैरेलल हैं, इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, अब हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसपे हमें दो लाइंस दे रखी हैं और वो दोनों कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल। पेपर में नहीं लिखा होगा वो नॉन पैरेलल है कि नहीं, हम बी वेक्टर से पता लगाएंगे। किससे पता लगाएंगे, बी वेक्टर से। पेपर में सिर्फ इतना लिखा होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो कंटेनिंग टू लाइंस, बस। ये नॉन पैरेलल वर्ड वहाँ पे नहीं लिखा होगा, ठीक है, ऐसा लिखा होगा बस, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस। तो आप बी वेक्टर को देख के समझोगे, अगर बी वेक्टर अलग हैं बिल्कुल ही तो आपको पता है वो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, और अगर बी वेक्टर सेम है या प्रोपोर्शनल हैं तो वो पैरेलल हो जाएंगी। दोनों केस पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिलहाल हम नॉन पैरेलल यानी इंटरसेक्टिंग वाला केस पढ़ रहे हैं कि एक प्लेन पे हमें दो लाइंस पता है, दोनों की इक्वेशन पता है, वो दोनों इंटरसेक्टिंग है और हमें अब प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन का फॉर्मूला तो मेरे मित्रों वही लगेगा,
आर माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू जीरो, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू जीरो भाइयों, ठीक है। अब ये ए कहाँ से आएगा और एन कहाँ से आएगा वो देखते हैं। तो भाइयों ये है लाइन वन जिसकी इक्वेशन है ये। लाइन की इक्वेशन में ए वन वेक्टर क्या होता है, ए वन वेक्टर क्या होता है भाई, ऐसी आपकी जानकारी के लिए, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ भाई, एक बहुत बड़ा पॉइंट मार्क कर रहा हूँ जिसको मैं ओरिजिन बोल रहा हूँ। पूरा एक्स वाई जेड एक्सिस नहीं बना रहा मैं साथ में, ठीक है। कहीं पे तो ओरिजिन होता है ना दुनिया में, तो हमने मार्क कर लिया यहाँ पे ओरिजिन। इसमें क्या है, ये ओरिजिन है, ओ मतलब ओरिजिन। अब ए वन वेक्टर क्या होता है, इस लाइन पे कोई पॉइंट रहा होगा ना, उसके पोजीशन वेक्टर को ही तो ए वन बोला होगा हमने भाई। लाइन की इक्वेशन में ए वन वेक्टर क्या होता है, लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होता है, उसका पोजीशन वेक्टर होता है ए वन, है ना। तो हमने मान लिया कि लाइन पे यहाँ कहीं पे भी एक पॉइंट है और इसके पोजीशन वेक्टर को हम क्या कह रहे हैं, ए वन वेक्टर, सही है। तो जब लाइन पे ये पॉइंट है और इसके पोजीशन वेक्टर को आप ए वन कह रहे हो, तो क्या ये पॉइंट प्लेन पे नहीं है। जो पॉइंट लाइन पे है, और लाइन तो पूरी की पूरी खुद ही प्लेन पे है, तो जो पॉइंट लाइन पे है वो प्लेन पे भी तो है, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमको पता है, तो वही तो ए होता है कि नहीं होता। ए क्या होता है, प्लेन के ऊपर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो ये रहा प्लेन के ऊपर पॉइंट और ये रहा उसका पोजीशन वेक्टर, तो ये मिल गया हमको ए। तो इस ए की जगह क्या डाल देंगे, ए वन, खत्म। ए की जगह क्या डाल देंगे, ए वन, तो ए तो मिल गया। अब कुछ बच्चे समझदार होते हैं, सर ए टू भी तो डाल सकता हूँ। हाँ तो डाल सकता है भाई, ए टू डाल लियो, ए वन भी डाल सकता है, ए टू भी डाल सकता है, क्योंकि ए टू इस पे कोई पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर, तो वो भी ए की जगह डाल सकता है, ए की जगह डाल सकते हैं। पर बच्चे तो समझदार होते हैं, पर कई बार क्या करें, जिन्होंने आपका पेपर चेक करना है वो इतनी समझदारी नहीं दिखाते, या बेचारे जल्दबाजी में पेपर चेक कर देते हैं, घर से परेशान होते हैं। तो उनकी की में क्या होता है, जो पहले वाली लाइन होती है ना, वही वाला उन्होंने डाला होता है, तो वहीं से मैच करते हैं और काट देते हैं। तो देखो, सिखा तो मैं आपको रहा हूँ कि आप दोनों में से कोई भी डाल सकते हो, पर नंबर भी तो लाने हैं, तो आप ना पहले वाला ही डाल देना, ताकि बेचारे चेक करने वाले को भी आसानी हो और वो आपको खुल के नंबर दे पाए। तो आप इस ए की जगह क्या करोगे, पहली वाली लाइन का ए वेक्टर जो होगा, जो पॉइंट होगा, वो डाल दोगे, ठीक है। अब हमें चाहिए भाइयों एन वेक्टर, वो कहाँ से आएगा। आपको दोनों लाइंस की इक्वेशन दिख रही है। पहली लाइन का बी वेक्टर क्या होता है, जो लाइन के पैरेलल होता है, बना दूं भाइयों, ये बन गया, ठीक है। इसको हमने बोल दिया बी वन वेक्टर, कि इस लाइन का पैरेलल वेक्टर ये दे रहा बी वन, और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है, बी टू, बना दो बी टू यूँ, ठीक है, बना दिया, ये बन गया बी टू, ठीक है ना। इस लाइन का पैरेलल वेक्टर बी वन दे रखा था, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर बी टू दे रखा था, ये बन गए बी वन और बी टू। अब ये दो वेक्टर अगर आपको पता है और इन दोनों वेक्टर का क्रॉस निकालोगे तो परपेंडिकुलर नहीं आ जाएगा क्या, दोनों के परपेंडिकुलर, और वो प्लेन के भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। आ गए मज़े, आ गए भाइयों मज़े। जब दोनों का हम क्रॉस करेंगे तो ये मिलेगा ना बी वन क्रॉस बी टू, ये मिल गया बी वन क्रॉस बी टू, और ये कैसा दिख रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो इसको क्या मान लूँ, एन, हो गया काम ख़त्म। एन की जगह क्या डाल देंगे, बी वन क्रॉस बी टू, ख़त्म जी, ख़त्म, ठीक है। तो कैसे बनेंगे नोट्स, जब भी एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिस पे आपको दो लाइन्स दे रखी हैं जिनके बी वेक्टर अलग हैं, यानी वो इंटरसेक्टिंग हैं, तो प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्मूले से निकालनी है। ए की जगह क्या डालना है, पहले वाली लाइन का ए वेक्टर, पहले वाली लाइन का ये जो पॉइंट है उसको ए की जगह डालना है, और एन की जगह क्या डालना है, दोनों के बी का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है भाइयों। इतना भी याद रख लोगे ना, ये स्टेटमेंट और जो बात बोल रहा हूँ, क्वेश्चन तो हो जाएगा। डेरिवेशन समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई सबको फॉर्मूला समझ के याद करो, क्या कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला टॉपिक आता है भाइयों हमारे सामने, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग टू पैरेलल लाइंस। इस बार क्या निकाल रहे हैं हम, एक प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे जिसपे दो पैरेलल लाइंस हमें दे रखी हैं। देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हमें इस प्लेन पर गिवन है, ठीक है, और दोनों लाइंस की इक्वेशन भी गिवन है। अब आपको बताया है कि एग्ज़ाम में लिखा तो होगा नहीं पैरेलल है कि नॉन पैरेलल है,
ऐसे लिखा होगा 2 लाइन्स, ठीक है। तो हम बी वेक्टर को देख के समझ जाएंगे, दिख रहा है दोनों का बी वेक्टर सेम है ना, तो पैरेलल है। बाई चांस कुछ अलग भी होता और कॉमन लेने के बाद सेम बन जाता तब भी बात एक है, इतना तो पता ही होगा, ठीक है ना। तो दोनों के बी वेक्टर अगर इक्वल होते हैं या कुछ कॉमन लेने के बाद इक्वल बन जाते हैं तो वो पैरेलल लाइंस है। अब ये 2 पैरेलल लाइंस अपने को गिवन है और हमें क्या करना है भाइयों, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो फॉर्मूला वही लगा लेते हैं हम लोग, कौन सा, r माइनस ए डॉट एन। क्या लगा लेंगे, r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या क्या चाहिए अपने को, a चाहिए और n चाहिए। तो देखते हैं। सबसे पहली बात तो कहीं पे ओरिजिन मार्क कर लेता हूँ भाई, कहीं पे यहाँ पे जैसे मैंने ये, ठीक है, इसको मैंने मान लिया ये ओरिजिन है, यहाँ पे O लिख देता हूँ, ठीक है। अब जैसा कि लाइन 1 जो है ये लाइन 1 की इक्वेशन है, आपको पता है ना A1 वेक्टर क्या होता है, A1 वेक्टर क्या होता है, इस लाइन पे कहीं कोई पॉइंट रहा होगा उसका पोजीशन वेक्टर होगा ये, है ना। तो कहीं पे भी ऐसे मार्क कर लेते हैं और ऐसे दिखा देते हैं कि इस लाइन पे कोई पॉइंट है जी यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है उसको A1 वेक्टर कह रहे हैं हम, ठीक है ना। पता है ना कि लाइन पे कोई पॉइंट होता है उसके पोजीशन वेक्टर को ही ये A1 लिखते हैं। ऐसे ही A2 क्या होगा, इस लाइन पे कोई पॉइंट रहा होगा कहीं पे भी, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर, तो ओरिजिन से कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस लाइन पे कोई पॉइंट रहा होगा जैसे यहाँ पे, उसका पोजीशन वेक्टर हो गया A2, ठीक है भाइयों। एक पॉइंट हमने इसको A पॉइंट लिख दिया, इसको B पॉइंट लिख दिया, ये 2 पॉइंट हो गए, एक इस लाइन पे एक इस लाइन पे, एक का पोजीशन वेक्टर A1 एक का A2, खत्म। अब ये तो पता है ना ये जो वेक्टर है OA वेक्टर, यानी जो A1 वेक्टर है ये प्लेन पे लाए नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये तो ओरिजिन से प्लेन पे आ रहा है, ठीक है, ओरिजिन से प्लेन पे आ रहा है तो प्लेन पे लाए नहीं कर रहा। ऐसे ही OB भी जो है वो भी प्लेन पे लाए नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये जो B वेक्टर है ये क्या होता है, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर, है ना, ठीक है। B वेक्टर क्या होता है, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर। बना दूं कहीं भी, बना दो, ये बना दिया B, ठीक है। B तो दोनों में सेम ही था, दोनों के पैरेलल बन गया ये। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, A चाहिए। A क्या होता है, एक पॉइंट चाहिए प्लेन पे उसका पोजीशन वेक्टर। तो क्या ये A पॉइंट प्लेन पे नहीं है? जब A पॉइंट लाइन पे है और लाइन पूरी की पूरी प्लेन पे है तो A पॉइंट प्लेन पे भी तो होगा, तो इसी का पोजीशन वेक्टर को हम A वेक्टर नहीं लिख सकते क्या, ठीक है ना। तो मतलब हमको A वेक्टर तो मिल गया भाइयों। A वेक्टर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, A1 वेक्टर, ठीक है। ये जो लाइन का ये वाला वेक्टर होगा इसको ही हम A वेक्टर की जगह डाल देंगे। A2 भी डाल सकते हैं, पहले भी आपको बता चुका हूँ, पर आप लोग A1 ही डाल देना, वही मार्क्स वाली बात, ठीक है ना। अब आगे, अब B वेक्टर तो है, अब अपने को चाहिए N वेक्टर, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर। अब वो कहाँ से लाऊं, चलो देखते हैं। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक वेक्टर बना दूं तो वो क्या इस प्लेन पे लाई करेगा, बिल्कुल करेगा। जब A पॉइंट प्लेन पे है, B पॉइंट प्लेन पे है, दोनों को ज्वाइन करके एक वेक्टर बनाऊंगा तो वो प्लेन पे तो लाई करेगा ही करेगा, ठीक है ना। चलो, तो हमने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट करके एक वेक्टर बनाया AB वेक्टर। तो AB वेक्टर कैसे बनेगा मेरे भाइयों, पता है ना, OB माइनस OA। इतना तो वेक्टर का ज्ञान होगा ही आप लोगों को। OB वेक्टर क्या है, ये जो OB वेक्टर है इसको अपने क्या लिखा है, A2, और OA को क्या लिखा है, A1। लिख दो OB और OA की जगह। तो जो AB वेक्टर बन गया भाइयों वो बन गया A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ठीक है। ये अपना आ गया AB वेक्टर। अब ये B वेक्टर है, अब इस B वेक्टर को तो मैं कहीं भी बना सकता हूँ भाई। ये B वेक्टर है ना, आपको पता है लाइन के पैरेलल है, यहाँ भी तो बन सकता था। लेंथ सेम रखूँ, डायरेक्शन सेम रखूँ, तो अगर ये B है तो ये भी तो B होगा कि नहीं होगा, होगा ना। मान सकते हैं ना इसको भी B। चलो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये B है, ठीक है भाइयों।
ये क्या है, बी वेक्टर, क्योंकि लेंथ सेम, डायरेक्शन सेम, बी यहाँ था तो हमने यहाँ भी एक बी बना दिया, या इसी को उठा के हम यहाँ ले गए, फ्री वेक्टर है। अब ये वेक्टर भी आपको प्लेन पे दिख रहा है, ये वेक्टर भी आपको प्लेन पे दिख रहा है। अब अगर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, ए बी वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, ए बी का और बी का क्रॉस, तो एक ऐसा वेक्टर आएगा ना जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, यानी ऐसा वेक्टर जो इसके भी परपेंडिकुलर हो, इसके भी परपेंडिकुलर हो, यानी प्लेन के ही परपेंडिकुलर हो जाएगा वो, है कि नहीं? कि भाइयों जब हम इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो हमको ये वेक्टर मिलेगा, किसका किसका क्रॉस करके, ए बी का और बी का क्रॉस करके, इस ए बी वेक्टर का और बी वेक्टर का क्रॉस करके ये परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया। और ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ये हमारे प्लेन के कैसा दिख रहा है हमको, परपेंडिकुलर, यानी इसको एन की जगह हम डाल सकते हैं। तो मज़े आ गए, फिर तो मज़े आ गए भाइयों, एन वेक्टर मिल गया। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एन वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या, A2 माइनस A1, ए बी की जगह लिखना है ना A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्रॉस बी, ठीक है। ए बी वेक्टर को हमने क्या लिख दिया, A2 माइनस A1, तो ये ए बी लिखना था ना, लिख दिया, और क्रॉस बी तो एज इट इज लिख दिया। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। तो जब नॉर्मल वेक्टर पता लग गया कि वो है A2 माइनस A1 क्रॉस बी, आपको एन वेक्टर मिल गया, आपको ए वेक्टर मिल गया, दोनों पुट करोगे इक्वेशन आ गई, ख़त्म। सही है। तो कभी भी प्लेन पे दो पैरेलल लाइन दे रखी हो, प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो, ए वेक्टर की जगह क्या करना है, ये A1 डाल देना है, एन वेक्टर की जगह क्या करना है, A2 माइनस A1 निकालना है इन दोनों से, उसका बी के साथ क्रॉस करना है, वो आपका एन बन जाएगा, उसको एन की जगह डाल देना, ख़त्म। ठीक है भाइयों, समझ आ गया? नहीं आया तो वही बात है, रटो भाई, नहीं समझ आया तो रटो। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अब देखो इस बार हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग अ पॉइंट एंड अ लाइन। एक ये प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, उस पर एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है, ठीक है। बिल्कुल पिछले वाला ही कंसेप्ट होगा, अगर आप दिमाग लगाओ तो दिखाता हूँ कैसे। देखो वही हमने कहीं पे एक ओरिजिन मार्क कर लिया, ठीक है। हमने क्या किया जी, ये एक पॉइंट है ए, ओरिजिन से इसको कनेक्ट किया, एक पोजीशन वेक्टर बना लिया जिसको हम ए वेक्टर कह रहे हैं, ठीक है। क्या किया, ये पॉइंट हमें प्लेन पे दे रखा था, इसको हमने ओरिजिन से कनेक्ट करके ए वेक्टर मान लिया। तो अब जो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0, तो ए तो अपने पे आ ही गया ना, ये रहा जो पॉइंट गिवन था उसी से क्या बन गया, ए। तो ए तो अपने को मिल गया, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, ठीक है ना। इस बार हमें क्या दिया था, प्लेन पे एक पॉइंट दिया हुआ था और एक लाइन। तो जब प्लेन पे पॉइंट दिया था तो ए वेक्टर तो मिल गया सीधे सीधे, क्या चाहिए n, ठीक है। अब ये लाइन दी है तो फिर से वही a1 तो पता है ना क्या होगा, इस लाइन पे कोई पॉइंट रहा होगा उसका पोजीशन वेक्टर। तो हमने क्या किया, इस लाइन पे वो जो पॉइंट कहीं भी होगा उसको ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया, और ये हो गया a1 वेक्टर, ठीक है ना। a1 वेक्टर लाइन पे किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये इसको हमने क्या मान लिया, b। और हमें क्या गिवन है, इस लाइन का b वेक्टर जो कि लाइन के पैरेलल रहा होगा। तो सेम बात तो हो गई, अभी तो पीछे पढ़ा हमने, ये सेम ही केस नहीं हो गया ये, कि जब हमें लाइन का एक पैरेलल b1 वेक्टर पता है ये, और दो पॉइंट पता है, तो पीछे वाला केस ही तो हो गया कि b वेक्टर पता था एक और दो पॉइंट पता थे, तो उन दो पॉइंट को ज्वाइन करके वेक्टर बनाया और b वेक्टर से क्रॉस कर दिया। वही जब दो पैरेलल लाइन पता थी तो एक्स्ट्रा क्या पता था हमको, पैरेलल लाइन पता होने से क्या पता चला, दो पॉइंट पता लगे और एक b वेक्टर पता लगा, है कि नहीं, एक a पॉइंट, एक b पॉइंट और एक b वेक्टर। तो जब ये केस पता है जिसमें एक पॉइंट और एक लाइन दे रखी है, तब भी तो वही बात है, दो पॉइंट पता है ना एक्चुअल में, एक तो गिवन ही है एक लाइन पे, तो दो पॉइंट पता है और एक लाइन पता है तो उसका बी भी पता है, तो फिर से वही चीज़ पता है, सेम काम होगा, सेम काम होगा ना। क्या करेंगे, ये ए बी को कनेक्ट करेंगे, उससे क्या मिल जाएगा हमें, ए बी वेक्टर, सेम है ना। क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी को क्या लिखा है हमने यहाँ पे, दिख रहा है, ये ओ बी को हमने A1 लिखा है, ओ ए को A लिखा है,
तो A1 माइनस ए क्या मिल गया हमको, ए बी वेक्टर। और आपको पता ही है ये बी है, तो बी तो हम यहाँ भी बना सकते हैं, इसके पैरेलल लेंथ सेम बना सकते हैं ना, बी को अपन यहाँ भी बना सकते हैं। और फिर क्रॉस करेंगे किसका, ए बी का और बी का, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, ये ए बी वेक्टर का और बी वेक्टर का क्रॉस करके, सेम बात है। और उसको हम क्या मान लेंगे, एन, क्योंकि वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। बिल्कुल पिछले वाला केस है भाई। अब इसमें मैं क्या समझाऊँ आपको, तो ए बी को हमने लिख दिया, वही क्या लिखा था ए बी को, यहाँ पे ए बी को हमने A1 माइनस ए लिखा था, क्रॉस बी। ठीक है ना, तो ये अपने को एन वेक्टर मिल गया, एन मिल गया, ए मिल गया, दोनों को पुट करो, ख़त्म कहानी। यहाँ पे बस याद रखना A1 वेक्टर किसको कह रहा हूँ, जो लाइन पे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है। ए वेक्टर किसे कह रहा हूँ, जो पॉइंट प्लेन पे दिया उसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, बी तो पता ही है, लाइन का पैरेलल वेक्टर। बस यहाँ वैल्यू डालो, ख़त्म। ए निकाल के एन निकाल के पुट कर दो, हो गया। बढ़ते हैं भाई आगे, नोट करते जाओ अच्छे से, दिमाग में भी कॉपी में भी। अब देखो जैसे ये केस है, देखो बहुत केस हो सकते हैं, मेरे दिमाग में जो आ रहे हैं मैंने बना दिए। एक बार आपको ये सारे समझ में आ जाएंगे तो कुछ नया आएगा तो आप बना भी लोगे। ठीक है, बाकी मेरे दिमाग में जो आ रहे थे मैं वो सारे कोशिश कर रहा हूँ कि सारे बना ही दूँ, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, मतलब। ठीक है ना, जो भी मुझे दिख रहा है, दिमाग में आ रहा है, मैं सारे केसेस बना रहा हूँ। फिर भी जो लोग समझ जाएंगे तो कुछ नया भी आया तो वो कर देंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपके सामने कुछ नया ना आए पेपर में। तो देखो क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकालो फिर से, पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर टू अ प्लेन एंड पैरेलल टू अ लाइन। ठीक है, अब देखो जैसे ये ब्लू वाला जो प्लेन है ये हमको निकालना है, ये ब्लू वाला प्लेन हमें निकालना है। ठीक है, ऐसा मान के चल लेते हैं। और ब्लू वाले प्लेन पे कहीं पे भी एक पॉइंट हमको दे रखा है, x1, y1, z1। ठीक है भाइयों, अब जब ब्लू वाले प्लेन पे एक पॉइंट हमको पता है, तो हमको जब प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो r माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0 जो लगाना है, तो हमको a तो मिल गया ना, x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, कि भैया प्लेन पे एक पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर मिल गया, ये एक ही जगह डाल देंगे। चाहिए क्या अब n। अब हमें ये जो प्लेन है, इस प्लेन के पैरेलल ये एक लाइन दे रखी है, देखो ये दिख रहा है ना पैरेलल कैसे है, वही क्यूब बना के दिखाऊं क्या, ये देखो ऐसे देख लो क्यूब बना के। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइन जा रही है ये ब्लू वाले प्लेन के पैरेलल है। ठीक है ना भाई, ये जो रेड वाली लाइन है ये ब्लू वाले प्लेन से बाहर की तरफ है, पैरेलल है दोनों। 3D समझ लो भाई, फिर से बना दूंगा ऐसा ड्रामा ताकि आपको समझ आ जाए। देखो ये हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ये हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया और ये ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब आप देख सकते हो कि ये जो ए बी लाइन है वो CDEF। ठीक है, जो प्लेन हमने बनाया वो क्या है, CEDF। कुछ भी क्या लिख रहा हूँ मैं, ये लिख दूँगा, पॉइंट्स लिख ही देता हूँ। चलो CDEF AB। तो भाइयों आपको दिख रहा होगा जो AB लाइन है, AB जो लाइन है ये AB से पास कर रही है, वो जो हमारा प्लेन है CDEF, ये जो हमारा प्लेन बना है CDEF वो पैरेलल है इसके, है ना भाई। AB लाइन CD के पैरेलल नहीं है क्या, तो पूरे प्लेन के भी तो पैरेलल हुई इसके। तो ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, और एक प्लेन और गिवन है, ये नीचे वाला जो आपका ज़मीन आपकी दे रखी है, फर्श, ये प्लेन भी गिवन है। और आपको दिख रहा है ये वाला जो प्लेन है, कौन से वाला, EF, कुछ लिख दें GH। तो ये जो आपको नीचे प्लेन दिख रहा है EFGH, ये हमारे ये वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। दिख रहा है ना, दोनों में कितना एंगल है, 90 भाई, दिख रहा है ये 90 है। तो ये परपेंडिकुलर प्लेन भी हमें गिवन है। क्या चीज़ें गिवन है, प्लेन पे एक पॉइंट गिवन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, ये ब्लू वाला अपना रिक्वायर्ड प्लेन है, रिक्वायर्ड प्लेन। तो जो प्लेन हमें फाइंड करना है, एक तो हमें उस पर पॉइंट गिवन है जिससे हमने ये पोजीशन वेक्टर बना लिया A,
एक हमें लाइन गिवन है जो हमारे प्लेन के पैरेलल है, एक हमें एक और प्लेन गिवन है जो हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब हमें चाहिए अपने प्लेन का n वेक्टर। तो देखो कैसे आएगा, देखो भाइयों कैसे आएगा। ये n1 है मेरे भाइयों, n1 क्या होता है? प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक बात है, क्या होता है मित्रों? प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर। तो क्या मैं इसी को n1 कह दूं? क्या बोलो, इसी को कह दूं n1? ये प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो दिख रहा है। चलो बढ़िया हो गया काम, इसी को बना दो। ठीक है, ये अपना n1 वेक्टर आ गया भाई, बधाई हो। ये वेक्टर हमको दिख रहा है, हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर है। कौन से वाले के? इस वाले के। तो इसको हमने क्या कह दिया? n1 वेक्टर। अब ये जो लाइन है इसका b वेक्टर क्या होता है? जो लाइन के पैरेलल हो। तो इस लाइन के पैरेलल यूँ बना दूँ, b वेक्टर बना दूँ, ठीक है ना। तो b वेक्टर यहाँ बना लूँ, यहाँ लाइन पे भी तो बना सकता हूँ, एक ही बात है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे? ज़्यादा खिचड़ी ना पके इसलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। चाहे तो मैं b वेक्टर यहाँ भी बना सकता था, ये b वेक्टर बना लेता हूँ, इस लाइन के पैरेलल तो है, लाइन के ऊपर भी बना सकता हूँ क्योंकि लाइन के तो तब भी पैरेलल रहेगा। ज़्यादा लाइंस ना बने इसीलिए इतनी खिचड़ी नहीं पका रहा मैं, ठीक है। तो ये हमने बना दिया b वेक्टर। अब आपको दिख रहा है कि ये जो b वेक्टर है भाइयों, क्या दिख रहा है? कि ये जो b वेक्टर है और ये जो n वेक्टर है, जब मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो एक ऐसी चीज़ आएगी जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, यानी ये। सही है, इस b वेक्टर का और इस n वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या आएगा? एक ऐसा वेक्टर जो b और n दोनों के परपेंडिकुलर हो, यानी ये आएगा ना, कि नहीं आएगा? और ये जो आएगा BD, आपको दिख रहा है ना, B और D को कनेक्ट कर गए हैं, वो आ रहा है। हमको दिख गया कि जब हम इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ये वाला वेक्टर। P का और N का क्रॉस करेंगे तो ये मिलेगा। और ये हमारे वाला जो प्लेन है CDEF, इसके क्या है? परपेंडिकुलर। दिख रहा है ना, ये जो BD है, ये जो प्लेन है CDEF, इसके क्या है? परपेंडिकुलर। और ये BD कैसे मिला हमको? N और B का क्रॉस करके, है ना। ये अपने प्लेन के लिए n वेक्टर नहीं बन जाएगा? ये जो BD है ये क्या बन जाएगा? n वेक्टर। क्या बन जाएगा? n वेक्टर। और ये n वेक्टर हमें कैसे मिला भाइयों? n वेक्टर हमें मिला इसका और इसका क्रॉस करके, ठीक है। तो बधाई हो, आपको n वेक्टर मिल गया है b का और n1 का क्रॉस करके। समझ गए भाई? तो जब भी आपको एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो जिस पे एक पॉइंट गिवन हो तो उससे a वेक्टर तो आप बना लोगे, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक प्लेन दे रखा हो और पैरेलल एक लाइन दे रखी हो, तो लाइन का b वेक्टर उठाओ और परपेंडिकुलर वाले प्लेन का n वेक्टर उठाओ, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उससे जो आपको वेक्टर मिलेगा उसको आप अपने वाले प्लेन का, रिक्वायर्ड प्लेन का क्या मान लोगे? नॉर्मल वेक्टर। n मिल गया, a पहले से पता था, इक्वेशन आ गई, बधाई हो गया। बढ़ते हैं भाइयों आगे। अब ये देखो भाई, अब ये देखो ध्यान से, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग 2 पॉइंट्स एंड पैरेलल टू अ लाइन। फिर से प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, 2 पॉइंट दे रखे हैं प्लेन पे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है। तो 3 दिए होते तो हम 3 वाला फॉर्मूला लगा देते जो कि हमको पता है, पर अगर 2 दिए हैं या 1 दिया है ना तो फॉर्मूला तो वही लगेगा भाई, r - a डॉट n = 0, ठीक है। जब भी आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, अगर 1 पॉइंट दिया है तो भी ये फॉर्मूला लगेगा, 2 दिया है तो भी ये लगेगा। हालांकि 3 वाला भी यही होता है, बस उसमें n बनाना मैंने आपको सिखाया था, पर हम चलो मान लेते हैं कि 3 का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 पॉइंट हमें प्लेन पे पता है और एक हमें लाइन पता है जो कि हमारे प्लेन के पैरेलल है, दिख रही है ना पैरेलल, ये हमारा प्लेन, ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है। तो एक पैरेलल लाइन पता है और 2 पॉइंट पता है प्लेन पे, निकालो प्लेन की इक्वेशन। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कहीं पे फिर से वही ओरिजिन मार्क कर लिया, ठीक है भाइयों। हमने क्या किया, इसको ओरिजिन मान लिया और ये हमने पॉइंट्स को कनेक्ट किया ओरिजिन से, ये एक को कनेक्ट किया, इसको A1 मान लिया, और ये दूसरे को कनेक्ट किया और इसको A2 मान लिया, ठीक है। जो 2 पॉइंट थे, एक का पोजीशन वेक्टर A1, एक का पोजीशन वेक्टर A2।
तो अब हमें क्या चाहिए था सबसे पहले, ए क्या होता है, प्लेन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट और उसका पोजीशन वेक्टर। तो ये रहा प्लेन के ऊपर पॉइंट और ये रहा उसका पोजीशन वेक्टर। तो इस ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A1। तो बधाई हो, आपको ए मिल चुका है। ए की जगह सीधा सीधा A1 डाल दो। ठीक है, अब क्या चाहिए अपने को, n चाहिए। चलो वही कहानी है मेरे भाइयों, वही कहानी है फिर से जो दोहरानी है। ए और बी आपने ये 2 पॉइंट माने और आपने इन दोनों को ज्वाइन करके एक वेक्टर बना दिया। अब हमें पता है ये ए बी वेक्टर प्लेन पे है। ठीक है, चलो ए बी वेक्टर बनाना आता है, कैसे बनता है, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी माइनस ओ ए का मतलब क्या है भाइयों, ओ बी माइनस ओ ए मतलब A2 माइनस A1। ठीक है, तो ए बी वेक्टर एक वेक्टर आ गया जो कि प्लेन पे है। अब ये जो लाइन आपको दे रखी है इस पे बी वेक्टर क्या होता है भाई, ये एक ऐसा वेक्टर जो लाइन के पैरेलल होता है। तो ऐसा कुछ रहा होगा, सही बात है। तो चाहे तो मैं इसको प्लेन पे बना लूँ, इसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा, पड़ जाएगा कोई फ़र्क। अगर मैं यहाँ बना लूँ बी वेक्टर तब भी तो लाइन के पैरेलल ही रहेगा। तो यहाँ बना लो, सही है, बना दो भाई, ये बी वेक्टर आ गया। अब आपको ये 2 वेक्टर दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, और अगर आप इन दोनों का क्रॉस कर दोगे मेरे भाई तो एक परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा ना। ठीक है, फिर से वही बात कह रहा हूँ कि अगर ये कोई इनिशियल होते तो आपको पता है क्रॉस करते हम तो ये आ जाता है ना, और ये कोई इनिशियल नहीं है तो उल्टे करने पड़ेंगे। तो क्या होगा उससे, n के साथ अगर माइनस भी लगा होगा तो वो तो वहाँ जाके 0 हो जाएगा ना, तो उतनी टेंशन मत लेना तुम। ठीक है, तो ये ए बी वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। जब इन दोनों को क्रॉस करूँगा तो एक परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा। तो चाहे यहाँ दोनों जगह देख लो परपेंडिकुलर है, ए बी के भी और बी के भी, और साथ ही साथ भाइयों हमारे प्लेन के भी क्या है वो परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमें पता चल गया जब ए बी और बी का क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी और बी का क्रॉस करके ये मिलेगा भाइयों, ये क्या है, ये ए बी और बी का क्रॉस, ये एक ऐसा वेक्टर मिल गया जो प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। तो हम इसको प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मान लेंगे ना। तो नॉर्मल वेक्टर हमें मिल गया भाइयों, कैसे, ए बी और बी का क्रॉस करके, और ए बी क्या है, A2 माइनस A1 और बी द बी है ही, सही है। तो जब भी भाई एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो जिस पे 2 पॉइंट और एक लाइन उसके पैरेलल दी हो, तो आप ए की जगह क्या करेंगे, एक पॉइंट उठाएंगे, उसका पोजीशन वेक्टर ए की जगह डाल देंगे, और एन के लिए क्या करेंगे, उन दोनों पॉइंट से एक वेक्टर बनाएंगे A2 माइनस A1, और उसको इस लाइन के बी वेक्टर से क्रॉस कराएंगे, और उस क्रॉस प्रोडक्ट को आप क्या मान लेंगे, एन वेक्टर, और यहाँ पुट कर देंगे, कहानी ख़त्म, हो गया। एक जैसे से यहाँ सिमिलर ही हैं सारे केस। ठीक है, अगर आपका दिमाग खुल गया है तो सब कुछ सिमिलर ही है, खुद भी आप बना सकते हो। देखो अगले केस की ओर बढ़ता हूँ, खुद बना के देख लो बेशक। ठीक है, वीडियो पॉज करके बना के देखना। बढ़ते हैं अगले केस की ओर। अब देखो फिर से एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। फिर से प्लेन पे हमको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये रहे 2 पॉइंट्स, और इस बार एक परपेंडिकुलर प्लेन दे रखा है हमें। ये रेड वाला प्लेन हमें निकालना है। ठीक है, इस पे 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, और ये एक प्लेन हमको दे रखा है जो कि हमारे वाले प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। इसकी इक्वेशन भी पता है, इस प्लेन पे 2 पॉइंट्स पता है। अब ये रिक्वायर्ड प्लेन की हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, फिर से वही बात, एक ओरिजिन मार्क कर लिया कहीं पे भी, दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट किया, इसको एक का पोजीशन वेक्टर A1 हो गया, एक का पोजीशन वेक्टर A2 हो गया। ठीक है ना, वही 2 पॉइंट A और B ज्वाइन कर लिया। ठीक है, क्या किया हमने, ज्वाइन कर लिया, इसको बना दिया ये। ठीक है, तो वेक्टर क्या आ गया, ये A2 माइनस A1, सेम है ना, ये वेक्टर पता लग गया हमको, एक वेक्टर। अब प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो वो तो था ही r माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0। ए की जगह क्या करेंगे, A1 रख देंगे। ठीक है ना, ये तो सब पीछे ही बता दिया आपको कि ए की जगह A1 रख दोगे, ये A1 वेक्टर। अब चाहिए n, तो ये ये आपको एक प्लेन पता है, और इस प्लेन का n वेक्टर क्या होता है, जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है मेरे भाइयों, इस प्लेन का n वेक्टर क्या होगा, जो इसके परपेंडिकुलर हो। इसको मान लूँगा n वेक्टर, बोलो n1। ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला प्लेन काले वाला,
ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये लाइन अगर देखूं तो ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो है, तो इसी को मान लूँ n, मतलब n1 इसका नॉर्मल वेक्टर मान लूँ, तो चाहे यहाँ बना लूँ क्या n1, बोलो, तब भी तो परपेंडिकुलर रहेगा, किधर भी बना लो तो ऐसे ही आ रहा होगा, ठीक बात है। तो ऐसे बना लूँ, बोलो, अंदर को रख लो डायरेक्शन, पैरेलल तो है दोनों, तो यही तो n1 हो गया, सही है। यूँ समझ लो बाहर आ रहा है परपेंडिकुलर इसके, तो ये n1 हो गया, तो इसी के पैरेलल यहाँ बना लिया, n1 हो गया, तो ये हमने बना दिया n1। अब अपने को ये भी पता है, ये भी पता है, दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस निकालेंगे, परपेंडिकुलर आ जाएगा। सेम ही चीज़ कर रहे हैं बार बार, ठीक है ना। क्या करूँगा, n1 का और a2 माइनस a1 का क्रॉस करूँगा तो क्या मिल जाएगा, n, ख़त्म कहानी, n हो गया a2 माइनस a1 क्रॉस n1, ठीक है। तो जब एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो जिस पे 2 पॉइंट दे रखे हो, उसका n कैसे बनेगा, उन दोनों पॉइंट से एक वेक्टर बनाओ a2 माइनस a1 और उसको उस परपेंडिकुलर वाले प्लेन के n जो दे रखा हो उससे क्रॉस करा दो, आपको अपने प्लेन का n मिल जाएगा, ख़त्म। ये तो सिंपल ही है, ठीक है। तो यही भाई केसेस मेरे दिमाग में थे जो पॉसिबल आ सकते हैं, और इनमें से कुछ आज तक आ चुके हैं पेपर में, कुछ नहीं आए हैं। जो मेरे दिमाग पे आ रहे थे मैंने सब बना दिए। अब इनको अगर आप समझ लोगे तो आप नया भी खुद कुछ बना लोगे, और इनको रट रहोगे तब भी आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है भाइयों। तो बस अब एक छोटी सी चीज़ आपको और बता देता हूँ, और आज की क्लास यहीं फिर ख़त्म करते हैं। हाँ तो भाइयों और बहनों, ये कई बार आ जाता है बच्चों के दिमाग में क्या पेपर में भी कई बार आ जाता है, हाउ टू चेक दैट अ लाइन लाइज ऑन अ प्लेन और नॉट। हमें चेक करना है, एक लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है, ठीक है, ये इक्वेशन है, और हमें चेक करना है वो एक प्लेन पे लाई कर रही है कि नहीं कर रही। प्लेन की इक्वेशन भी दी हुई है, ये तो मैंने फिगर ही ऐसी बनाई है कि लाई कर रही है, ठीक है। तो वही हम देखेंगे, जब लाई करती है तो क्या चीज़ होती है, क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि ये लाइन इस प्लेन पे लाई कर रही है, ठीक है। वही 2 कंडीशन आपको बतानी है, 2 कंडीशन आपको मिलेंगी यहाँ से, जो आपको कभी अगर कहे चेक करो कि लाइन प्लेन पे लाई कर रही है कि नहीं कर रही, आपको वो 2 कंडीशन चेक करनी होंगी, ठीक है। क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात भाइयों, जब लाइन की इक्वेशन हमें पता होती है तो आपको पता होता है ये क्या होता है, ये एक पॉइंट होता है लाइन के ऊपर, है ना। लाइन के ऊपर एक पॉइंट होता है, उसका पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक बात है। तो यूँ कह सकता हूँ ए वेक्टर एक पॉइंट है लाइन पे, और जब वो पॉइंट लाइन पे है तो वो प्लेन पे भी तो होगा। अगर लाइन प्लेन पे लाई कर रही है तो जो पॉइंट लाइन पे है वो प्लेन पे भी होगा। तो जब वो पॉइंट प्लेन पे है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है कि नहीं। तो प्लेन की इक्वेशन में कहाँ डालोगे उस पॉइंट को, आर की जगह, सही बात है कि नहीं। आर आपके वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल की जगह ही तो डालोगे। तो आर की जगह मैं डालूंगा ए, और वो सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब जो पहली कंडीशन आ गई वो क्या आ गई कि ए डॉट एन किसके इक्वल होना चाहिए, डी के। ये तो आ गई पहली कंडीशन, बात समझे भाई। ए क्या है, एक पॉइंट है जो लाइन पे लाई कर रहा है, तो जब वो लाइन पे लाई कर रहा है तो वो प्लेन पे भी लाई करेगा, क्योंकि लाइन प्लेन पे है। तो प्लेन पे लाई कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी पॉइंट को अगर एक्स वाई जेड की जगह पुट करूंगा तो सेटिस्फाई करेगा। एक्स वाई जेड बोले तो आर, तो आर की जगह ए रख दिया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब बच्चे कहते हैं खाली इसी कंडीशन से पता लग जाएगा प्लेन पे लाइन लाई कर रही है, दूसरी क्या करनी है कोई और। अगर कोई लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करके जा रही हो मेरे भाई किसी पॉइंट पे, तब भी तो उनके बीच में एक कॉमन पॉइंट होगा, क्या पता वो ये वाला ए हो और सेटिस्फाई कर जाए। तो हम ऐसे नहीं बता पाएंगे कि लाइन प्लेन पे लाई कर रही है कि नहीं, समझ रहे हो भाई। इस कंडीशन से हमने क्या बताया कि एक पॉइंट है ए जो कि लाइन पे भी लाई कर रहा है, प्लेन पे भी लाई कर रहा है। तो अगर लाइन और प्लेन इंटरसेक्टिंग होते, उनके बीच में एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता, तब भी तो एक पॉइंट होता जो दोनों को सेटिस्फाई करता। तो सिर्फ इस कंडीशन से हम नहीं बता सकते, क्योंकि इस कंडीशन से बात क्या पता चलेगी कि लाइन या तो प्लेन के ऊपर है या तो लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इस खाली एक कंडीशन से हमें पता नहीं चलेगा। अब एक कंडीशन और निकालेंगे। ये बी वेक्टर क्या होता है, लाइन का पैरेलल वेक्टर होता है, ठीक बात।
एन वेक्टर क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो जब वो प्लेन के परपेंडिकुलर है तो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। सही है कि नहीं है ना? तो एन और बी आपस में कैसे हो गए? परपेंडिकुलर। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो दूसरी कंडीशन क्या पता लग गई? एन डॉट बी इक्वल्स टू 0। तो एक बच्चे ने कहा सर खाली इसी से बता दो कि लाइन प्लेन पे लाई कर रही है। अबे लाइन अगर प्लेन के पैरेलल होती, ऊपर होती प्लेन के पैरेलल होती, तो बी वेक्टर यहाँ कहीं होता और इसका एन वेक्टर यूँ होता, तब भी तो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर एन और बी परपेंडिकुलर है, वो तब भी परपेंडिकुलर हो सकते हैं जब लाइन प्लेन के क्या हो? पैरेलल। पर अगर उसमें एक कॉमन पॉइंट है तो पैरेलल तो नहीं हो सकती ना, तो ऊपर ही होगी इसके। तो इसीलिए ये दोनों कंडीशन बताना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हुई दिखा दी तो आप कह सकते हो कि लाइन प्लेन पे लाई कर रही है। ठीक है, कई बार पूछ लेता है पेपर में ये भी। तो भाइयों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। ये नोट्स अच्छे से बना लो अपनी कॉपी में, याद कर लो, छाप लो दिमाग में, जो मर्जी कर लो, काफ़ी काम आने वाले हैं। ठीक है, अब बाकी अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन बच रहे थे वो करेंगे, और कोशिश यही रहेगी कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जो इंपॉर्टेंट आते हैं एग्ज़ाम में उनके लिए भी मैं कुछ वीडियोस आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, बाकी इसको तो भाई छापो अपने दिमाग में। अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।